दोस्तों, जिस तरह दुनिया के सभी देश औद्योगिकरण और शहरीकरण की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, जिससे कि जंगलों को काटा जा रहा है, गांव की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है और शहरों की संख्या बढ़ती जा रही है, और वहीं हमारी बढ़ती जनसंख्या पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिस वजह से वो दिन दूर नहीं जब इंसान खाने के लिए दाने दाने का मोहताज हो जाएगा। जो हालात आज अफ्रीका के कुछ देशों में है, जिसमें वो मिट्टी की रोटियां बनाकर खा रहे हैं, बस कुछ ही सालों में यही समस्या हर एक देश के साथ होने वाली है। क्योंकि भूमि तो सीमित है, लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस समस्या से बचने के लिए हमें कोई ना कोई विकल्प तो खोजना ही होगा, और ऐसा ही विकल्प वैज्ञानिकों ने कृषि को लेकर खोजा है, जिसका नाम वर्टिकल फार्मिंग है। इसमें जमीन से हजारों फीट की ऊंचाई पर भी फसल को उगाया जा सकता है। यहाँ तक कि आप अपनी छत पर भी अपने खाने के लिए फसल उगा सकते हैं। ये क्या होता है, इस खेती को कैसे किया जाता है, और क्या हमारे लिए ये हानिकारक तो नहीं? इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में। जैसे जैसे दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे जंगलों को काटा जा रहा है और उस जमीन पर खेती करी जा रही है, और उत्पादन अधिक करने के लालच में उसमें कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है तथा उसमें तरह तरह के केमिकल मिलाए जा रहे हैं। इसमें लेड वगैरह का भी उपयोग किया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक तो है ही, साथ ही ग्लोबल वार्मिंग को भी काफी हद तक बढ़ा रहा है। यदि हम फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते तो उससे हमारा उत्पादन बहुत कम हो जाएगा, जिससे कि खाने की समस्या पैदा हो जाएगी। अब इसका ही एक अच्छा ऑप्शन है वर्टिकल फार्मिंग, जिसमें कि ना अधिक जगह लगती है और ना ही किसी तरीके के केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होता है। चलिए बात करते हैं कि वर्टिकल फार्मिंग होती क्या है। वर्टिकल फार्मिंग की यह तकनीक इजराइल की देन है। वर्टिकल फार्मिंग एक बहुसतही यानी मल्टी लेवल प्रणाली है। सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों को एक स्तर पर खेती करने की बजाय खड़ी खेती करने को वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं। वर्टिकल ढांचे के सबसे निचले हिस्से में पानी से भरा टैंक रख दिया जाता है और टैंक के ऊपरी खानों में पौधों के छोटे छोटे गमले रखे जाते हैं। पाइप के द्वारा इन गमलों में उचित मात्रा में पानी पहुंचाया जाता है, जिसमें पोषक तत्व मिलते रहें, पौधों का पोषण सुचारू रूप से चलता रहे, जो पौधों को जल्दी बढ़ने में मदद करते हैं। बिजली के बल्ब के माध्यम से कृत्रिम प्रकाश किया जाता है। वर्टिकल तकनीक से खेती में मिट्टी की जरूरत नहीं होती, बल्कि मिट्टी की बजाय एरोपोनिक, हाइड्रोपोनिक या एक्वापोनिक से पौधों को उगाया जाता है। वर्टिकल फार्मिंग का स्ट्रक्चर GI से बनता है, जिस तरह से 24-25 सालों तक खराब नहीं होता। इसके लिए सैंड भी बनाना पड़ता है, जिसमें तापमान को 12 से 13 डिग्री तक कंट्रोल किया जाता है। वर्टिकल फार्मिंग से कम जमीन पर अधिक उत्पादन किया जा सकता है। हल्दी की फसल में सबसे ज्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। इसकी खास बात यह भी है कि इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं किया जाता। इसकी खेती कहीं भी की जा सकती है, चाहे वो ग्रीन हाउस हो या आपकी बिल्डिंग की छत। इसकी खेती से जगह की काफी बचत होती है। यह खेती कम जमीन वाले किसान को काफी लाभ दिला सकती है, जिससे वो परंपरागत खेती से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। अधिक उत्पादन मतलब अधिक फसल मतलब अधिक मुनाफा। इसीलिए वर्टिकल फार्मिंग के द्वारा छोटे किसानों की आय को भी कई गुना बढ़ाया जा सकता है, और आने वाले समय की यह फ्यूचर फार्मिंग टेक्निक्स में से एक है। ज्यादातर ग्रीन हाउस में ही वर्टिकल फार्मिंग की जाती है। इसमें तापमान, प्रकाश, आर्द्रता और गैस का कृत्रिम नियंत्रण खाद्य पदार्थों और दवाओं के उत्पादन को हाउस के अंदर संभव बनाता है। वर्टिकल फार्मिंग कैसे काम करती है? वर्टिकल फार्मिंग का प्राथमिक लक्ष्य प्रति वर्ष मीटर अधिक खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक टावर में ढेर सारी परतों में किसी फसल की खेती की जाती है। सैंड में प्रकाश के सही स्तर को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक और कृत्रिम रोशनी का सही मैनेजमेंट किया जाता है। रोटेटिंग बेड जैसी तकनीकों का उपयोग प्रकाश की उपलब्धता में सुधार के लिए किया जाता है। मिट्टी की बजाय एरोपोनिक या हाइड्रोपोनिक उगाने वाले माध्यमों का उपयोग किया जाता है। पीट, काई या नारियल की भूसी और इसी तरह के गैर मिट्टी के माध्यम वर्टिकल फार्मिंग में बहुत आम है। वर्टिकल फार्मिंग खेती की ऊर्जा लागत को ऑफसेट करने के लिए विभिन्न स्थिरता सुविधाओं का उपयोग करती है। खास बात यह है कि इस तरह की फार्मिंग में बहुत कम पानी का उपयोग होता है। वर्टिकल फार्मिंग का लाभ, सबसे पहले बता दें कि इसमें कम पानी और कम जगह का उपयोग होता है। इसमें प्राकृतिक मौसम का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसीलिए हम फसल कटने के तुरंत बाद भी उसी फसल को उगा सकते हैं। वर्टिकल कृषि तकनीक से किसान कम पानी और कम भूमि का उपयोग कर सकते हैं। आप साल भर की रोलिंग या सतत फसल के माध्यम से पारंपरिक खेतों की फसल की पैदावार कई गुना पैदा कर सकते हैं। यह अनुमान है कि लगभग 50 सालों बाद दुनिया की लगभग 60 से 70% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहेगी, जिससे इन क्षेत्रों में भोजन की अधिक मांग बढ़ेगी
और वर्टिकल फार्मिंग इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने का एक उपयुक्त तरीका प्रदान करती है। इसके अलावा इससे पूरे साल बढ़ता है उत्पादन। वर्टिकल फार्मिंग में साल भर लगातार उत्पादन में वृद्धि होती है। अब वो दिन गए जब कुछ फल और सब्जियां केवल मौसम में ही उपलब्ध थीं। इसकी बजाय वर्टिकल फार्म मौसम या जलवायु पर बहुत कम निर्भरता के साथ साल भर सभी प्रकार की फसलें पैदा करने में सक्षम है। वर्टिकल फार्मिंग पर्यावरणीय प्रभावों को समाप्त करता है। इंडोर वर्टिकल फार्मिंग खेती से जुड़े व्यावसायिक खतरों को भी काफी कम करती है। इंडोर खेती वन्य जीवों तक पहुंच की अनुमति नहीं देती है, जिससे किसानों और देश प्रजातियों के बीच संघर्ष समाप्त हो जाता है। ये किसानों को खतरों और बीमारियों जैसे मलेरिया, जहरीले रसायनों और अन्य चुनौतियों के लिए उजागर करता है। चलिए अब बात करते हैं वर्टिकल फार्मिंग की चुनौतियों के बारे में। हालांकि हर एक चीज की तरह वर्टिकल फार्मिंग की भी अपनी कमियां हैं। वर्टिकल कृषि प्रणाली की स्थापना के लिए शुरू में अधिक लागत एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा कंप्यूटरीकृत और निगरानी प्रणाली, रिमोट कंट्रोल सिस्टम और सॉफ्टवेयर, स्वचालित रैंकिंग और स्टैकिंग सिस्टम, प्रोग्राम करने योग्य LED लाइटिंग सिस्टम, जलवायु नियंत्रण प्रणाली इत्यादि जैसे स्वचालन के साथ पूरे सिस्टम को खड़ा करने की लागत भी अच्छी खासी लगती है। वर्टिकल फार्मिंग को लगाने के लिए अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। कृत्रिम रोशनी के माध्यम से और आसपास के वातावरण से ही पौधों की पैदावार निर्भर होती है, जिससे लागत भी अधिक आती है। इसमें अधिक कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि पोषक तत्वों की मात्रा और तापमान और पौधों का चयन करना महत्वपूर्ण है। गर्मी के दिनों में तापमान को नियंत्रित रखना एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए एयर कंडीशनर का अतिरिक्त खर्चा आता है। इसीलिए भारतीय किसानों द्वारा इसे स्वीकार कर पाना इतना भी आसान नहीं होने वाला। कृषि संस्थानों में वैज्ञानिक इसे अधिक प्रभावी बनाने में और कम लागत करने में लगे हैं। इसके साथ ही काफी स्टार्टअप इस क्षेत्र में किए जा रहे हैं, जिसका लाभ भी धीरे धीरे किसानों और आम जन को मिलेगा। खैर दोस्तों, ये तो बातें थी वर्टिकल फार्मिंग की, लेकिन कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि अगर पूरे रेगिस्तान को ही उपजाऊ जमीन में तब्दील कर दिया जाए तो क्या होगा? जी हाँ, एक बहुत बड़ी समस्या हमारे पूरे विश्व से चली जाएगी और हमारे ख्याल से कभी भी भुखमरी जैसी नौबत ही नहीं आएगी। वो दिन दूर नहीं जब हम रेगिस्तान को हरे भरे खेत और जंगलों में बदल देंगे। दुनिया की जमीन का 1/3 हिस्सा रेगिस्तान पर है। हर साल 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त करने की वजह से ये पृथ्वी के सबसे सूखे इकोसिस्टम में आते हैं और दुनिया की बढ़ती जनसंख्या की वजह से उत्पन्न खाने के संकट को देखते हुए अब वो समय आ गया है कि अब हम उन्हें उपजाऊ जमीन में बदल दें। लेकिन इस सिस्टम को बदलना और बड़ी आफत को नियंत्रण देना तो नहीं होगा। रेत में कुछ भी उगा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्हें जितना पानी मिलता है उससे 33 गुना ज्यादा तो वो गवा देते हैं। ये इवोपरेशन यानी पानी का भाप में बदल जाना और ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है। इन्हें एक साथ इवोपोट्रांसपिरेशन के नाम से जाना जाता है। रेगिस्तान में फसल उगाने के लिए उसकी पानी धारण क्षमता को बढ़ाना होगा। ऐसे इंतजाम करने होंगे जिससे वो अधिक पानी रोक सके। मिट्टी में चिकनी मिट्टी को मिलाकर हम उसमें ये ताकत पैदा कर सकते हैं। इसमें नैनो क्ले मिला देना मतलब चिकनी मिट्टी के इतने छोटे पार्टिकल जो बाल से भी 5 गुना छोटे हों मिला देना। अगर चिकनी मिट्टी की है एक परत रेगिस्तान के मिट्टी के कणों के आसपास मौजूद हुए पानी को रोक सकेगी, क्योंकि पानी इसे पार करके बाहर नहीं जा पाएगा और इसमें पानी और सभी पोषक तत्व चिपके रहेंगे। यूएई में हुए टेस्ट में ये नतीजे आए हैं कि इस विधि से पानी के इस्तेमाल में 45% कमी लाना मुमकिन हुआ है। सिर्फ 40 दिनों में एक रेतीला टुकड़ा थोड़ा बहुत हरा भरा हो गया था। इस सारी प्रोसेस में आपको सिर्फ चिकनी मिट्टी और पानी की भी जरूरत है, जो कि हर जगह मौजूद भी है। हजारों सालों से इन चीजों का उपयोग खेती में किसान करते आ रहे हैं। पर हाँ, इस प्रोसेस को करने के लिए बहुत सारी मेहनत लगेगी। हो सकता है कि हम पृथ्वी में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी करें या फिर जमीन में एक वाटर प्रूफ परत बना दें, जो भी जमीन के अंदर मौजूद इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाए। अगर हमने ये चिकनी मिट्टी के नैनो पार्टिकल्स पौधों की जड़ों तक पहुंचा दी तो रेगिस्तान की रेत पानी को रोक लेगी। इससे पूरे रेगिस्तान को स्वस्थ फसल देने वाली मिट्टी में बदला जा सकता है। इस बार सच में आपको बहुत सारी मिट्टी और बहुत सारे पानी की जरूरत होगी। अगर पृथ्वी पर मौजूद सभी रेगिस्तान को उपजाऊ बनाना है तो इसमें 6.7 क्वाड्रिट्रिलियन लीटर पानी की जरूरत होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कितना होगा, तो आप इतना जान लीजिए कि ये दुनिया की सबसे बड़ी झील आधे पानी के बराबर है। और हाँ, ये प्रोसेस हर 5 साल पर होगी। रेगिस्तान पर पानी छिड़कने का बजट 3,360 खरब डॉलर आएगा। वो भी एक बार की ये रकम पूरी दुनिया की जीडीपी का 4 गुना है। लेकिन इसका बुरा प्रभाव ये है कि हम अमेज़न के वनों को हमेशा के लिए खो देंगे। चक्कर आ गए ना कि इस रेगिस्तान में खेती होने से अमेज़न वनों को क्या नुकसान। तो आपको बता दें कि अमेज़न वन कार्बन सिंक का काम करते हैं।
जो कि पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और क्लाइमेट चेंज होने से काफी हद तक हमारी मदद करते हैं। रेगिस्तान की गर्म हवा अटलांटिक महासागर को पार करते हुए जब तेज तूफान के साथ अमेज़न पर पहुंचती है, जहां धूल के कण अपने साथ नमी भी ले जाते हैं, जिसकी वजह से वहां वर्षा होती है और वहां का इकोसिस्टम फलता फूलता है। और अब अगर ये रेगिस्तान ही नहीं रहेगा तो वहां वर्षा कैसे होगी, और वर्षा नहीं होगी तो इतना सारा पानी उन जंगलों को कैसे मिलेगा। शायद हम इन जंगलों को हमेशा के लिए खो भी दें। यह पर्यावरण के लिए बहुत बुरी खबर होगी और इसकी मुख्य वजह होगी प्रकृति के इकोसिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना। तो रेगिस्तान में उगाई गई फसल हमें तो उतना फायदा नहीं देगी जितना कि इन जंगलों के ना होने से हमें नुकसान होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।